इतिहास कभी सिर्फ पुरानी तारीखों या भूली बिसरी घटनाओं का सिलसिला नहीं होता, बल्कि वह उन अनकही चीखों, उस दबे हुए दर्द और उन अनदेखी सच्चाइयों का जाल होता है जिन्होंने किसी राष्ट्र की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब हम भारतीय इतिहास की गहराई में उतरते हैं तो एक ऐसी तारीख सामने आती है जिसे याद करते ही मन कांप जाता है। एक ऐसा दिन जिसने हिंसा, क्रूरता और सत्ता के दुरुपयोग की सारी सीमाएं तोड़ दी। आज हम बात कर रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की, एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके वर्ल्ड पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन दिन। पंजाब में यह त्योहार खुशियों, फसलों और नई उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने निकले थे। कुछ लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में होने वाली एक सभा की ओर बढ़ रहे थे, जो शांतिपूर्ण विरोध और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी थी। उस समय शहर का माहौल पहले ही तनावपूर्ण था, क्योंकि कुछ सप्ताह पहले ही ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। एक ऐसा कानून जिसने भारतीयों की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार किया, बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमे जेल। यह कानून लोगों को उनके ही देश में पराया महसूस कराने के लिए काफी था। पंजाब में गुस्से और बेचैनी की लहर थी। हर गली, हर चौक पर लोग इस कानून को अन्यायपूर्ण बताते हुए चर्चा कर रहे थे। अमृतसर भी इससे अछूता नहीं था। शहर में एक तरह की चिंता थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी कि शायद शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से सरकार लोगों की आवाज सुनेगी। जालियांवाला बाग की सभा में लोग अपने परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ शामिल हो रहे थे। यहां न कोई हिंसा थी, न कोई उकसावा। सब कुछ सामान्य सा लगता था, लेकिन यह सन्नाटा बहुत गहरा था। ब्रिटिश प्रशासन इस बढ़ती राजनीतिक चेतना से डर चुका था। 10 अप्रैल को 2 भारतीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। जनता नाराज हो उठी, कई जगह विरोध हुए और पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं। ब्रिटिश अफसरों को लगा कि पंजाब में कोई बड़ा आंदोलन भड़क सकता है। इसी डर के कारण उन्होंने बड़े जमावड़ों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। लेकिन जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने वाली भीड़ को यह पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। मुख्य सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर इन सभाओं को विद्रोह की शुरुआत मान रहा था। वह भारतीयों की बढ़ती एकता और सरकार के खिलाफ उभरते विरोध से घबराया हुआ था। उसके मन में एक ही सोच थी, डर पैदा करो ताकि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। दूसरी तरफ लोग बिल्कुल अनजान थे कि आने वाले कुछ घंटों में इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय उनके सामने खुलने वाला है। बाग में लोग भाषण सुन रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं बातें कर रही थीं और माहौल जितना शांत दिख रहा था उतना ही धोखे से भरा हुआ भी था। किसी को अंदेशा नहीं था कि जो जगह आज विरोध का प्रतीक है वही अगले ही पल खून से भरने वाली है। और यही वह क्षण था जब किस्मत बदल चुकी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। जालियांवाला बाग में दोपहर धीरे धीरे गहराती जा रही थी। मैदान में बैठे लोगों को सिर्फ इतना पता था कि वे एक शांतिपूर्ण सभा का हिस्सा हैं। न किसी के हाथ में हथियार था, न किसी के चेहरे पर हिंसा की कोई छाया। कोई भाषण दे रहा था, कोई चुपचाप सुन रहा था और कई लोग महज बैसाखी पर घर से निकले थे और रास्ते में भीड़ देखकर वहीं रुक गए थे। पर इतने लोगों की मौजूदगी ने ब्रिटिश अफसरों में एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी। ये बेचैनी डर से नहीं, बल्कि सत्ता खोने के भय से थी। और यही भय इतिहास में सबसे क्रूर आदेशों में से एक को जन्म देने वाला था। उधर शहर के दूसरे छोर पर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सैन्य टुकड़ी को एकत्रित कर रहा था। उसके पास कोई स्पष्ट खतरे का सबूत नहीं था, न कोई हिंसा, न कोई विद्रोह, न कोई असलहा। लेकिन उसके मन में यह धारणा बैठ चुकी थी कि अगर भारतीयों को सबक न सिखाया गया तो वे अंग्रेजी शासन को चुनौती देना शुरू कर देंगे। उसकी नजर में जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुई भीड़ किसी बड़े विद्रोह की शुरुआत थी, भले ही इसके कोई संकेत मौजूद नहीं थे। इसी सोच में डायर ने लगभग 50 सैनिकों को अपनी कमान में तैयार किया। राइफलों में गोलियां भरी गईं और बिना किसी आधिकारिक चेतावनी के बाग की ओर कूच शुरू हुआ।
जालियांवाला बाग पहुंचते ही डायर ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि वहां मौजूद लोग कहीं भाग न सकें। बाग का एकमात्र संकरा रास्ता उसके सैनिकों ने तुरंत बंद कर दिया। वह पैदल चलकर अंदर गया भी नहीं, वह दूर से ही भीड़ को संभावित खतरा मान चुका था। उसने स्थिति का कोई जायजा नहीं लिया, जनता से कोई बातचीत नहीं की, सभा को समाप्त करने का अवसर नहीं दिया, बल्कि सीधे सैनिकों को लाइन में खड़ा कर कहा, फायर। और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सैनिकों ने बिना रुके गोलियां चलाना शुरू कर दी। भीड़ को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन कुछ सेकंडों में ही दर्जनों लोग जमीन पर गिर चुके थे। गोलियां सीधे निहत्थे लोगों पर चलाई जा रही थीं। कहीं से कोई रास्ता नहीं था। ऊंची दीवारें चारों तरफ खड़ी थीं और निकासी का दरवाजा सशस्त्र सैनिकों से बंद था। लोग दहशत में एक दूसरे पर गिरते हुए दीवारों की ओर भागते, वापस लौटते, चीखते, लेकिन गोलियों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ लोग बाग के बीचों बीच बने कुओं की ओर भागे। उन्हें लगा शायद वहां छिप सकेंगे, लेकिन वह कुआं उनके लिए पनाह नहीं, मौत का गड्ढा साबित हुआ। दर्जनों लोग कुएं में कूदे और वहीं दम तोड़ गए। कई लोग गोलियां लगने से घायल होकर बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। महिलाएं अपने परिवार को ढाल बनकर ढक रही थीं। बुजुर्ग अपने जख्मों के दर्द से चिल्ला रहे थे। लगभग 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। ये फायरिंग तब तक नहीं रुकी जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं होने लगीं। डायर ने एक भी गोली गलत जगह न जाए, इसका ध्यान रखते हुए भीड़ के सबसे घने हिस्सों पर बार बार निशाना लगवाया। उसके लिए यह सिर्फ फायरिंग नहीं, बल्कि संदेश था। एक ऐसा संदेश जो उसने भारतीयों को खून से लिखकर देना चाहा। जब फायरिंग थमी, तब बाग की मिट्टी खून से भीगी थी। लोग तड़प रहे थे, कई अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और पूरे मैदान में मौत का सन्नाटा फैल चुका था। जो कुछ मिनट पहले एक शांत सभा थी, वह अब एक नरसंहार बन चुकी थी। जालियांवाला बाग में खामोशी इतनी भारी थी कि हवा भी ठहर गई थी। मिट्टी पर बिखरे जख्मी लोग कराह रहे थे। कई अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और जिनकी सांसें रुकी नहीं थीं, वे दर्द से खुद को घसीटकर अपने परिजनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। सूरज ढलने लगा था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि बाहर जाकर मदद बुलाए, क्योंकि शहर में मार्शल लॉ लागू था और ब्रिटिश सैनिक हर गली में घूम रहे थे। घायल लोगों को न दवा मिली, न पानी, न कोई फौरी राहत। वे पूरी रात वहीं पड़े रहे, दर्द के बोझ तले तड़पते हुए, मौत से लड़ते हुए। और सुबह जब दरवाजे खुले तो बाग में जो दृश्य था, वह किसी भी इंसान के दिल को कंपा देने के लिए काफी था। अगले दिन अमृतसर की गलियों में अफवाहें फैल चुकी थीं। बाग में हजारों मर गए। डायर ने सबको घेर कर गोली चलवा दी। कुएं में लाशें भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई सटीक गिनती नहीं जानता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हर सूचना पर पाबंदी लगा दी थी। शहर का माहौल मातम में बदल चुका था। हर घर में कोई ना कोई गायब था। जिन परिवारों के सदस्य लौटकर नहीं आए थे, उन्हें बाग की तरफ जाने से भी रोका जा रहा था। डर और खौफ का माहौल इतना गहरा था कि लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस त्रासदी से पैदा हुआ खौफ धीरे धीरे एक ऐसे आक्रोश में बदल रहा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। जब घटना की खबर देश के बाकी हिस्सों में पहुंची, तो हर शहर, हर कस्बे में गुस्से और दुहक की लहर दौड़ पड़ी। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्रनायक इस कत्लेआम से अंदर तक टूट गए। टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया अपना नाइटहुड का सम्मान वापस कर दिया। गांधी जी ने घोषणा की कि यह घटना भारतीयों को हमेशा यह याद दिलाएगी कि स्वतंत्रता सिर्फ विकल्प नहीं, आवश्यकता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार घटना को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वे इसे लॉ एंड ऑर्डर का फैसला कहकर सही ठहराना चाहते थे, लेकिन दुनिया के सामने सत्य छिपाया नहीं जा सका। जब हंटर कमेटी ने अपनी जांच शुरू की, तब जनरल डायर ने बेहिचक कहा, अगर मुझसे पूछो तो मैं और भी ज्यादा सख्ती करता। यह अहंकार, यह क्रूरता भारतीयों की नसों में आग की तरह दौड़ गई। जालियांवाला बाग का नरसंहार सिर्फ एक घटना नहीं था, यह वह मोड़ था जिसने पूरे आजादी आंदोलन को तेज कर दिया। इसके बाद देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ गया कि लाखों लोग पहली बार सड़कों पर आए। यह वह क्षण था जब भारत ने यह तय कर लिया कि अब दमन नहीं, बल्कि आजादी चाहिए, और किसी भी कीमत पर चाहिए। इस नरसंहार ने लोगों को तोड़ा भी और जोड़ा भी। टूटे दिलों से एकजुटता जन्मी और उसी एकजुटता से स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी। आज जब हम उस मैदान में जाते हैं जहां कभी चीखें गूंजी थीं, वहां अब शांति है।
स्मारक खामोशी में खड़ा है, लेकिन उसकी हर दीवार, हर ईंट, हर निशान एक ही बात कहता है, आजादी कभी भी सस्ती नहीं होती और आजादी का हर कदम कई अनकही कुर्बानियों से भरा होता है। अगर आपको यह कहानी जानने लायक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताना न भूलें कि अगली कहानी किस विषय पर हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।